हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा दूसरा चैप्टर फिनिश हो गया है। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? फैजान देखो इधर, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? सुने 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 सुने, आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। आई बराबर आपने पढ़ा था क्यू बटा टी। क्या पढ़ा था? क्यू बटा टी। इधर सुनो, इधर देखो, यहाँ पे देखें। क्यू बटा टी को हम कहते हैं, क्यू क्या है यहाँ पे? क्यू क्या है? आवेश। क्यू क्या है? आवेश। और जब कभी भी समय से भाग हो जाए तो उसे कहते हैं दर। जब समय से भाग हो जाए तो उस शब्द को क्या कहते हैं हम? दर। तो कौन है? आवेश। और समय से भाग हो गई तो ये क्या हो गई? दर। तो आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह मतलब बहना, प्रवाह माने बहना, फ्लोइंग। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? ये कहलाती है धारा, यानी कि करंट। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसमें आवेश प्रवाह होगा? चालक में होगा तो चालक भी बोल सकते हैं। अब आगे सुने, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अच्छा, ये फार्मूला ये लिखा है हमने Q बटा T, तो हम ये भी तो कह सकते हैं। हमने बताई थी अगर फिजिक्स की आपको डेफिनेशन बनानी है तो हर को एक मान लो, जिसके बटे में है उसे क्या मान लो? एक। तो टी बटे में क्या है? समय। समय को क्या मानो? 1 सेकेंड। समय क्या मान लो? 1 सेकेंड। तो किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला आवेश, किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला आवेश, होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आई बात? दोनों ही परिभाषा सही है। अगर समय से भाग हो रही तो हम उसे दर कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये भी बात सही है। और ये बात भी सही है कि हम ये कहें कि 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों ही परिभाषाएं सही है, समझे? दोनों परिभाषाएं क्या है? करेक्ट है। तो बताओ परिभाषा क्या हो गई? 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब ध्यान से देखें, एक एक लाइन समझें, एक एक लाइन। हम कहें यदि, समझना, डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। डेल्टा क्यू समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? डेल्टा क्यू। डेल्टा टी समय ले लिया और आवेश प्रवाहित हो रहा है डेल्टा क्यू। तो हमारी ये आई जो धारा कहलाएगी वो कहलाएगी डेल्टा क्यू बटे डेल्टा, क्या कहलाएगी? डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। और जब डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी होगा तो इस धारा का नाम होगा औसत धारा। इसके ऊपर बार लगा दो, या फिर यहां पे लिख दो एवरेज, या ए भी लिख दो एवरेज, या फिर इसके ऊपर बार लगा दो। दोनों ही बात सही है। बार लगाए तो इसका मतलब औसत, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? आई ए बी। आई ए बी, आई एवरेज माने औसत, या फिर आई के ऊपर बार, तो अभी क्या हो गई? ये औसत। तो ये कौन सी धारा हो गई भाई साहब? ये हो गई औसत धारा। कौन सी धारा हो गई? औसत धारा का मतलब ये है कि अगर आप किसी वस्तु को आवेश दे रहे हो, ठीक है, जैसे आप इस बुक को आवेश दे रहे हो, वस्तु को, चालक मान लो थोड़ी देर को, तो आवेश का क्या है? पहले 1 सेकेंड में थोड़ा आवेश हो गया, अगले 2-3 सेकेंड में फिर आवेश पहुंचा, 3-4 सेकेंड में फिर आवेश पहुंचा। तो इस पर टोटल आवेश, जैसे हम कहें फिर 10 मिनट में बताओ कितना आवेश पहुंचा, ठीक है, टोटल में समय 10 हो गया। तो कुल समय और कुल आवेश बटे कुल समय को हम कहते हैं औसत धारा।
ठीक है, तो ये हो गया, तो ये औसत धारा हो गया। समझ में आई बात या नहीं है? अच्छा, यदि हम ये कहें कि डेल्टा टी जो है वो अति सूक्ष्म है, कितना है? अति सूक्ष्म का मतलब इतना कम समय है, इतना कम समय है कि वो जो है जीरो को बिलोंग कर रहा है। जीरो को बिलोंग का मतलब है जीरो है भी नहीं और जीरो से हल्का फुल्का ऊपर है। जीरो नहीं है बिल्कुल, लेकिन जीरो से थोड़ा बड़ा है। तो कहने का मतलब ये डेल्टा टी बिलोंग कर रहा है किसे? जीरो को। ये बिलोंग टू कहते हैं जीरो को, अति सूक्ष्म है। तब इस स्थिति में अगर ये स्थिति है तब जो हमारी औसत चाल होती है या औसत धारा, तब हमारी औसत धारा होगी भाई साहब, औसत धारा, इसको हम कहेंगे तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा, ठीक है, इसे क्या, कौन सी धारा कहेंगे? या फिर तात्कालिक भी कह सकते हैं इसे, तात्कालिक धारा, इंस्टेंटेनियस कहते हैं, तात्कालिक धारा, तात्क्षणिक धारा, ठीक है। और जब ये तात्क्षणिक धारा होगा तो आई बार को हम लिखेंगे केवल आई, और यहां लगाएगी फिर लिमिट, और लिमिट में डेल्टा टी बिलोंग कर रहा है किसे? जीरो को। ऐसे लिखा जाएगा, और इसे लिखेंगे हम डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। आई बात समझ में? एक एक लाइन समझना। ये जो चीज है, ये जो चीज बनी, इसी को हम कहते हैं डी क्यू बटे डी टी। मतलब ये अवकलन हो गया आपका, इसी चीज को, ये अवकलन की परिभाषा है। दरअसल ये परिभाषा किसकी है? अवकलन की। मैथमेटिक्स वाले जानते हैं ये परिभाषा है अवकलन की। तो डी क्यू बटे क्या हो जाएगा? ये डी टी। तो ये जो समीकरण मिली ये कहलाती है अवकल समीकरण। किसकी? विद्युत धारा की। इस समीकरण क्या नाम है? विद्युत धारा की। कौन सी समीकरण है ये? अवकल समीकरण है। समझ में आ रही बात है? कोई व्यक्ति जिसे ये समझ में ना आया हो यहां तक? सब क्या आया? आया? दोबारा बताना है। आ गया? सही। विद्युत धारा की ये कौन सी समीकरण कहलाती है? अवकल समीकरण। बहुत बढ़िया, क्योंकि डी क्यू बटे डी टी आ गई। आगे सुने, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकता है कि विद्युत धारा की अवकल समीकरण क्या लिखो, तो आप ये वाली समीकरण लिखेंगे। एक मिनट यहां से और समझें, डी क्यू का मान निकालो आज का क्वेश्चन। डी क्यू का मान निकालियो, तो डी क्यू का मान कितना आएगा यहाँ पे? डी क्यू का जो मान आ जाएगा, डी टी से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा भाई साहब आई इंटू डी टी। क्या आ जाएगा? आई इंटू डी टी। अब इसका ले लो समाकलन। क्या ले लो? इसका समाकलन। तो इसका समाकलन लोगे तो डी क्यू का समाकलन ये लोगे, और इंटीग्रेशन लोगे आई इंटू डी टी का। तो डी क्यू का जो समाकलन होगा वो क्यू होगा, और ये हो जाएगा समाकलन आई इंटू डी टी। तो ये जो समीकरण है ये कहलाएगी समाकलन समीकरण। कौन सी समीकरण होगी? ये समाकलन के रूप में और ये अवकलन के रूप में। तो आप याद रखें बस ऐसे करके, इसे Q बराबर हो जाएगी I इंटू डी टी। तो आवेश अगर आपको धारा दे रखी है और dt से आपको dt समय अंतराल दे रखा है, तो आवेश चाहिए तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे, और आवेश दिया है और समय दिया है तो हम धारा इस सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? दोनों ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है। अच्छा, धारा की जो परिभाषा है वो यहाँ तक हो गई कंप्लीट आपकी, दो तार सभी लेंगे, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। बताओ विद्युत धारा किसे कहते हैं? परिभाषा बोलो बोलो। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या फिर एक सेकंड में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। चलो मैं यहाँ परिभाषा लिख रहा हूं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की
दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ गए? अब आप टोटली उतार लीजिए। पूरी बात लिख लो। यदि डेल्टा टी अति सूक्ष्म हो है, अर्थात डेल्टा टी बिलोंग टू 0, तब औसत धारा तात्क्षणिक धारा कहलाती है। बस। उतारिए। ये भी लिख लो। यदि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, होता है। यदि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो इतना सब कुछ हो। सही, मिटाइए। देखें, इधर देखो, इधर। तो हमने विद्युत धारा का जो फार्मूला पढ़ा अभी, बिल्कुल आपके लिए पढ़ाया है। वो सूत्र क्या है धारा का? विद्युत धारा I बराबर है डी क्यू बटे डी टी। ये विद्युत धारा का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? विद्युत धारा का। तो यहां पे इस फार्मूले से देख के आप बताइए, यहां पे एक बात बताइए, इसका मात्रक क्या होना चाहिए? यहां लिखेंगे विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक। अच्छा, जो मात्रक ले रहे हैं वो SI पद्धति का ले रहे हैं अपने। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होगा? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या मात्रक है? एम्पियर। और एम्पियर को लिखेंगे कैपिटल ए से। क्यों लिखेंगे कैपिटल ए से? बताओ। एम्पियर को कैपिटल ए से क्यों लिखेंगे? नहीं, ऐसा ही से मतलब नहीं है। कम कैपिटल लेटर में क्यों लिखा? छोटे में ही तो ये लिख सकते हैं ऐसे करके। मैं ऐसे लिख देता, ये तो गलत था। कैपिटल में क्यों लिखा? क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम है, सही है, और वैज्ञानिकों के नाम कैपिटल में लिखे जाएंगे। जैसे तुम लिखो अपना नाम तो कैपिटल से ही तो शुरू करोगे। तो एम्पियर किसका नाम है? वैज्ञानिक का, इस वजह से ही कैपिटल में। फिलहाल ये एम्पियर हो गया। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक। यही मात्रक इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक। अगर हम इस सूत्र की बात करें तो यहां से देखो मात्रक एक ये निकल के आएगा, डी क्यू का मतलब होता है कूलाम। क्या मात्रक? कूलाम। और समय का मात्रक सेकंड। तो कूलाम बटे सेकंड भी किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी है और कूलाम बटे सेकंड भी है। लेकिन ये वाला मेन है, एम्पियर आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला नहीं मेन है। अच्छा, विमा बताइए। विमा क्या हो जाएगी विद्युत धारा की? तो विमा जो हो जाएगी वो ए हो जाएगी। क्यों ए होगी विद्युत धारा की विमा? क्योंकि विद्युत धारा जो है वो मूल राशि है। कैसी राशि है? और मूल राशि किसे कहते हैं? जो ना किसी से मिलकर बनाई जा सके और ना किसी अन्य राशियों में विभाजित की जा सके, उस राशि को हम कहते हैं मूल राशि, जो अपने आप में मूल हो। कितनी है मूल राशियां? मूल राशियां जो है वो 7 हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं पता है तुम्हें? बताओ। द्रव्यमान, समय, मूल राशि कौन कौन सी है? द्रव्यमान, समय, और बताओ, लंबाई, और पदार्थ की मात्रा, और विद्युत धारा,
पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा क्या हो गई है, 5 हो गई। ज्योति तीव्रता, और रह गया आपका ताप। गिनो, हो गई 7 नहीं? 1 2 3 4 5 6 7। तो मूल राशियों की जो विमाएं होंगी वो मूल विमाएं होंगी, और मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये मूल राशियां हैं। पूरी फिजिक्स में जितनी भी राशियां बनी हैं वो इन्हीं से मिलकर बनी हैं। समझ में आया? पूरी फिजिक्स में जितनी भी राशियां बनी हैं वो इन्हीं से मिलकर बनी है। आपने 11वीं क्लास में बढ़िया पढ़ाई नहीं करी है, मिटाइए। चलो, इसकी विमा क्या हो गई, ए हो गई। विमा इसकी ए हो गई, मात्रक हो गया। अच्छा, अब यहां पे एक बात बताइए, विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश? अगर ये सदिश होती तो हम इसमें तीर न लगाते ऐसे करके। कहाँ लगाया हमने, लगाया कहीं? तो तीर नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, ये अदिश। तो लिखो यहाँ पे विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों राशि अदिश है? सीधी रेखा में चलती है, और सीधी रेखा में चलेगी तो दिशा भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा चलती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को प्रवाहित हो रहा है तो धारा इधर को प्रवाहित होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इधर को जाएगी, और उसमें डायरेक्शन भी होगी। ये इधर को सीधा जा रहा है तो इधर को आ रहा है सीधा, धारा में दिशा है। लेकिन फिर भी ये अदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए अदिश है। एक समांतर चतुर्भुज का नियम है और एक त्रिभुज का नियम है। ठीक है, और ये है, तो ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। कौन? विद्युत धारा। इसलिए कैसी राशि है? तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि विद्युत धारा में दिशा भी होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अदिश राशि क्यों है? क्योंकि वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती। इसका जवाब यही होगा। अब क्या बचा? 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा यानी कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? तो 1 एम्पियर है किसके बराबर, कौन बताएगा? 1 एम्पियर भाई साहब किसके बराबर है, बोलो। 1 एम्पियर किसके बराबर है? कूलाम बटे सेकंड। 1 कूलाम बटे 1 सेकंड के। 1 कूलाम बटे 1 सेकंड के। ऐसे इसमें भी ऐसे लिख सकते हो, 1 एम्पियर बराबर 1 सी बटे 1 एस। 1 सी बटे 1 एस। तो बताइए इसकी परिभाषा क्या होगी 1 एम्पियर की? क्या लिखा नीचे? 1 सेकंड। ऊपर क्या लिखा है? 1 कूलाम। यदि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो? 1 कूलाम। तब उस चालक में बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। यही परिभाषा है, लिख लो। तो 1 सेकंड में किसी 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में रह गया, 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा
1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर कहलाती है। अब उतारिए, उतार लो। देखो भाई, वही ले गया। अच्छा, नोट डाल के लिखेंगे, ध्यान सुने। विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? अगर इलेक्ट्रॉन देखो इधर को चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए थोड़े छोटे छोटे, और ये इस साइड में जा रहे हैं ऐसे करके, ज्यादा छोटे हो गए। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहे हैं। ये कौन गति कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहे हैं तो धारा किधर को बहेगी? इधर को धारा बहेगी। छोटी आई लिखो या बड़ी आई लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सही? तो धारा किधर बहेगी? इधर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो धारा इधर। अच्छा, अब ध्यान सुनना। अगर हम कहें इधर को प्रोटॉन चल रहे हैं, मतलब धनावेश, धनावेश इधर गति हो रही है, धनावेश इधर को चल रहा है, प्लस का आवेश चल रहा है इधर, समझो, बताओ। अब धारा किधर बहेगी? अब धारा इधर बहेगी। इससे आपको क्या पता चला, बताओ? ये जो मैंने चित्र बनाया, इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको यह पता चला कि जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है। और नीचे वाले चित्र से यह पता चला कि धन आवेश जिधर चलता है उधर कोई धारा बहती है। तो विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत और धनावेश की चलने की दिशा में। समझ में आई बात? सबके आ रही समझ में? तो आप ये तीर लगा के लिख लें, विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह विपरीत दिशा में होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, अगली लाइन में लिख लो, विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा धन आवेश, धन, अच्छा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है यहाँ पे? ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋण आवेशित कण। और धनावेश का मतलब प्रोटॉन भी हो सकता है यहाँ पे, प्रोटॉन। सही है, धनावेश का मतलब यहाँ प्रोटॉन भी हो सकता है। तो विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में, दिशा में होती है। जिधर धनावेश चलेगा उधर ही धारा चलेगी, लेकिन जिधर ऋणावेश चलेगा धारा उसके उल्टा चलेगी। क्या चलेगी? उल्टा चलेगी। समझ में आई बात? फिलहाल कोई बात नहीं, दैनिक जीवन का उदाहरण नहीं देंगे, वैसे बहुत अच्छा उदाहरण था। फिलहाल आप उतारिए, उतारिए, उतार लिए सबने? उतार लिया है आपने। विभिन्न पदार्थों अथवा नलिका विद्युत धारा का प्रवाह, ये आप हेडिंग लगाइयो, विभिन्न पदार्थों और अथवा नलिका में विद्युत धारा का प्रवाह। देखो, अगर कोई चालक है हमारे पास, क्या है?
चालक है। चालक जानते हो किसे कहते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उसे चालक कहते हैं। चलिए एक आध चालक का नाम बता दो। किस किस में बिजली प्रवाहित हो जाती है, नाम बताते क्यों नहीं? लोहा में हो जाती है, अच्छा, और कापर में हो जाती है, कापर में, चांदी में, सोना में, सोने में नहीं हुई। आज घर से लियो कोई आभूषण और उसे बिजली के उसमें लगाई लो और छू के देखना देखना होगी प्रवाहित या नहीं होगी। तो सोने में भी हो जाती है, ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जो धातुएं होती है विद्युत की कैसी होती है? चालक। सुचालक कह दो या चालक कह दो, एक ही बात है। विद्युत की कैसी होती है? चालक। तो विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है? चालकों में। चालक का मतलब धातुओं की बात हो रही है। अच्छा, धातुओं में कौन होते हैं जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है? धातुओं में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आएगा अभी टॉपिक आगे, कौन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं सब बताएंगे। फिलहाल आप अभी छोटा सा समझिए। तो किसके कारण धातुओं में धारा प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के कारण, आप सीधे सीधे समझो। इसके अलावा एक होती है निर्वात नलिका। तो निर्वात नलिका में भी धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। तो यहां पे लिख लें चालकों। चालकों का मतलब है यहां पे धातुओं से है, धातुओं में। चालकों में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। चालकों यानी धातुओं में विद्युत धारा किसके कारण बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। मुक्त का मतलब होता है फ्री। फ्री का मतलब क्या होता है? आजाद है, आजाद। और क्या मतलब होगा इसका तुम्हारी भाषा में? आवारा। और क्या मतलब होगा इसका? आवारा। आवारा ही तो होता है भी आजाद, जिसपे किसी का कोई कंट्रोल ना हो। चलो, आवारा इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। तो चालकों में विद्युत धारा किसी कारण प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। आगे सुनो, निर्वात नलिका में, निर्वात नलिका में विद्युत धारा किसके कारण बहती है? धारा इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन के कारण ना। ये निर्वात नलिका है तो निर्वात, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन किससे? जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हो जाए। समझ में आई बात? उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई परमाणु है तो उसमें नाभिक होता है, उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। पहली कंडीशन थी ये, बोरवरी साहब ने बताई थी। उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं गोल गोल। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। अगर उन्हें हल्की सी ऊर्जा मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक की बाहरी कक्षा छोड़ करके आजाद हो जाते हैं उस धातु में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। तो उन आजाद इलेक्ट्रॉनों का नाम ही रखा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आजाद हुए हैं परमाणु से, इसलिए इसका नाम है आजाद इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? आगे पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, बहुत बढ़िया पढ़ा। निर्वात नलिका में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के कारण बहती। निर्वात नलिका में थोड़ी ना कुछ है, इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, कारण बहती है। आगे दो हो गया। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आएगा हमारा अर्धचालक। सेमी कंडक्टर कहते हैं इसे, अर्धचालक। वैसे ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है।
वैसे नॉर्मली ये अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन आ जाए तो ये चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अर्धचालक। आधे चालक आधे कुचालक। तो क्या क्या मिलके क्या बना फिर अर्धचालक। ठीक है, तो अर्धचालकों में जो धारा बहती है, ये लास्ट चैप्टर होगा तुम्हारी फिजिक्स का। जब फिजिक्स हम खत्म कराएंगे तो आखिरी चैप्टर का नाम है अर्धचालक। तो अर्धचालक किसे कहते हैं वो तो बात की, पहले ये समझो। अर्धचालकों में जो धारा बहती है, अर्धचालकों में धारा, विद्युत धारा दो प्रकार से बहती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। किसके कारण बहती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो वहां पे हम पढ़ाएंगे एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, और एक होता है आपका पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। एक होता है एन टाइप अर्धचालक, एक होता है पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहक, समझो बात को, आवेश वाहक, आवेश को ले जाने वाले। आवेश वाहक का मतलब आवेश को ले जाने वाले। तो आवेश वाहक जो होते हैं वो होते हैं एन। एन का मतलब निगेटिव, और निगेटिव मतलब समझ गए आप, निगेटिव कौन है? कौन है निगेटिव? इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप जो अर्धचालक है उसमें धारा बहती है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। और पी टाइप जो अर्धचालक है उसे कहते हैं हम, उसमें आवेश वाहक जो होता है वो होता है कोटर। कौन होता है? कोटर। और कोटर को अंग्रेजी में कहते हैं होल। क्या कहते हैं कोटर को? होल। तो कोटर ये जो है इस तरीके से गति करता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होता है, मतलब गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, उसके स्थान पर खुद कोटर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से कोटर एक होल होता है, उस गति करता है आवेश। ये जो काम करता है वो धनावेश का काम करता है। कैसे काम करता है? धनावेश का। तो अर्धचालकों में धारा कितने प्रकार से बहती है? दोनों ही अर्धचालक हैं, ये भी और ये भी। इसमें आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसमें आवेश वाहक कौन है? धनावेश। तो बताओ मुझे, अर्धचालकों में विद्युत धारा किन के कारण बहती है? इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन तथा कोटरों के कारण। तो लिख लो यहां पे, अर्धचालकों में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन तथा कोटरों के कारण बहती है। कोटरों, होल्स, होल्स ऐसे, होल ऐसे, होल ही लिख लो, होल के कारण बहती है, कारण बहती है। सही है। अर्धचालकों में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन तथा कोटरों के कारण बहती है। ये वाले मिटाएं, ये थोड़ी ना उतारना है, इन्हें मत उतारो, ये तो आगे पढ़ोगे ही आप। केवल ये लाइन आप उतारना। अब अगले नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट आगे सुने, आगे सुने। जैसे आपके घरों में बैटरी है, उसमें पड़ता है तेजाब, पड़ता है। और तेजाब क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो बैटरी में जो तेजाब पड़ता है वो कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और उसका सूत्र होता है H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना। ये जो है बैटरी भी एक सेल है हमारी। तो ये एक सेल है, ये कई सारी सेलों को मिलकर बैटरी बन जाती है। ये हमारा एक सेल है, और सेल में दो प्रकार के आप इलेक्ट्रोड होते हैं, दो प्रकार की छड़ें होती हैं किसी भी सेल में। आप कोई भी सेल उठा के देख लो, उसमें दो छड़ें होंगी। चाहे एवर रेडी का सेल देख लो आप, उसमें दो नक्के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस। तो ये वाली छड़ होती है हमारी प्लस कह दे रहे हैं हम इसे। और ये छड़ काय की है? क्यों प्लस की है? क्योंकि ये हम प्लस वाले से जोड़ दे रहे हैं। बड़ा मान प्लस का होता है और डंडा, और छोटा वाला होता है माइनस का। तो ये पॉजिटिव से है और ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव छड़ है, ये नेगेटिव छड़ है। अच्छा, इनके बीच में जो है ये द्रव भरा होता है। बीच में कौन भरा होता है? द्रव भरा होता है। ये द्रव भरा है। समझ रहे हो बात को? ध्यान समझो एक एक चीज।
ये जो द्रव भरा होता है इसको कहते हैं हम वैद्युत अपघट्ट। क्या कहते हैं इसे? वैद्युत अपघट्ट। ये कहलाता है वैद्युत अपघट्ट। समझ में आया? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसमें तेजाब भी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तेजाब। तेजाब का मतलब इसमें H2SO4 का जलीय विलयन भरा हुआ है। ठीक है, H2SO4 का जलीय विलयन इसमें भरा हुआ है। तो जब जल में जब किसी वैद्युत संयोजी यौगिक को घोलते हैं तो वह यौगिक दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है, एक धनायन और एक ऋणायन। इस अभिक्रिया को कहते हैं वैद्युत आयनन। क्या कहते हैं? आयनन या वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन कहते हैं वैद्युत। तो इसमें देखो क्या होगा, ये जो H2SO4 है ये दो प्रकार के आयनन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनन। आयनन किसे कहते हैं? अगर किसी वैद्युत संयोजी पदार्थ को किसी वैद्युत अपघट्ट में घोल दिया जाए, तो वो जल में घोल दिया जाए तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, तो उसे कहते हैं हम, उस क्रिया को कहते हैं आयनन। H2SO4 को जब इसमें घोलेंगे तो क्या होगा बताओ? H+ अलग हो जाएगा, SO4 नेगेटिव अलग हो जाएंगे। H+ पे एक धनावेश होता है, SO4 पे दो माइनस के होते हैं। ठीक है, इस पे एक प्लस और इस पे दो माइनस। अब मुझे बताओ, ये दो छड़े हैं मौजूद और इसमें एक ऐसे नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे H होंगे, बहुत सारे H+ होंगे, बहुत सारे SO4 माइनस होंगे। ठीक है, क्योंकि ये किसका सूत्र है? ये एक अणु का, इसमें और तेजाब में बहुत सारे अणु होंगे, एक थोड़ी ना होगा। ऐसे करके यौगिक कह सकते हैं या फिर SO4 नेगेटिव, इस तरीके से है। ये बहुत सारे हैं, H+ SO4 नेगेटिव, H+ SO4 नेगेटिव, H+ SO4 नेगेटिव, ये बहुत सारे हैं। इसमें पानी में बहुत सारे घुले हुए हैं। बताओ, मुझे बताओ कौन सा किधर गति करेगा? धनावेश किधर जाएगा? H+ जाके इकट्ठे होगा माइनस वाले पे, प्लस वाला कहाँ इकट्ठा होगा? जाके माइनस वाले पे। प्लस वाला फटाफट पहुंचेगा माइनस वाले पे, और माइनस वाला कहाँ पहुंचेगा? प्लस वाले पे। SO4 कहाँ इकट्ठा होगा? प्लस वाले पे। SO4 कहाँ इकट्ठा होगा? प्लस वाले पे। तो जब SO4 इधर को चल के आएगा धन आवेश पर, तो ये रास्ते में टकराएगा भी आयनों से, टकराएगा नहीं टकराएगा? तो जब टकराएगा तो क्या होगा? विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होगी। आवेश गति कर रहा है, पहले ये बताओ मुझे, आवेश गति कर रहा है या नहीं? इस चित्र में कर तो रहा है गति। अरे भाई साहब, SO4 यहां से चल के इस पे आ रहा है, तो ये आवेश तो ही ला रहा है माइनस के, तो और ये धनावेश इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें आवेश गति कर रहा है। और जब आवेश गति करेगा तो धारा बहेगी। किधर को बहेगी धारा? धनावेश की दिशा में और ऋणावेश के विपरीत। तो धनावेश इधर से इधर आ रहा है, तो इसका मतलब धारा इधर से इधर को बह रही है, और ऋणावेश इधर को इधर जा रहा है। बिल्कुल सही है, ऋणावेश जाएगा तो उसकी विपरीत धारा बहेगी। तो धारा किधर को बह रही है? इधर को, इस साइड बह रही है, ऐसे करके। समझ बात आ रही है? क्योंकि धनावेश इधर से चल के इधर आ रहा है ना, तो धारा इधर को बह रही है। इस तरीके से धारा बह रही है, इधर से आ रही धारा और ऐसे आ रही है, इस तरीके से। ये धारा इधर से इधर को आ रही है, ऐसे करके। तो धारा इस तरीके से बह रही है, और जो धारा का जो घोल है वो मार्ग में क्या कर रहा है? उत्पन्न रुकावट। और उस रुकावट को ही हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो मुझे बताइए, वैद्युत अपघट्ट है ये, ठीक है? तो इस वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा किन कारणों से बह रही है? किस किस के द्वारा बह रही है? H+ कौन सा आयन है? धन आयन। SO4 कौन सा आयन है? ऋण आयन। तो बताइए, वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा कितने प्रकार से, किस रूप में बहती है? धन आयन तथा ऋण आयनों के प्रभाव से। धनायन तथा ऋणायन के प्रवाह से विद्युत धारा बहती है। किसमें? वैद्युत अपघट्ट में। समझ में आई बात या नहीं आई? चलो ठीक है, यही समझा रहे थे और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा, वैद्युत अपघट्ट में धारा धनायन तथा
ऋण आयन के गति करने के कारण बहती है। उतार लो।